जादुई दूध का नदियां। कुशलपुर नाम का एक गांव में सीताराम के दो बेटे थे, भुवन और श्रवण। सीताराम दूध का व्यापार करता था। सीताराम ने जिंदगी भर दूध ही बेचकर अपने बेटों को पाला और पोसा। भुवन और श्रवण की शादियां भी हाल ही में हो जाते हैं। उसके बाद सीताराम दूध का व्यापार छोड़ दिया। ऐसा सीताराम और दोनों बेटे उनके बीवियों के साथ एक ही घर में रहने लगे, लेकिन वो दोनों अपने बीवियों के इशारे पर नाचने लगे। अजी सुनते हो, मुझे इस घर में अब अच्छा नहीं लग रहा है। हम शहर जाएंगे, वहाँ पर बड़ी बड़ी इमारतें, अच्छे होटल्स सब रहेंगे। अपनी बीवी की बात सुनकर भुवन आकर अपने पिता से ऐसा बोला। पिताजी, मैं और माला शहर जाना चाहते हैं। मैं वहां पर कुछ काम ढूंढ लूंगा। मगर क्यों बेटा, यहाँ पर सब कुछ तो है। मुझे भी मेरी जिंदगी बेहतर बनानी है पिताजी। मैं इस गांव में सड़ नहीं सकता। भुवन को देख श्रवण भी पिताजी से शहर चले जाने की प्रस्ताव करता है। उन दोनों की बातें सुनकर सीताराम बहुत चिंतित हो जाता है। आप दोनों चले जाएंगे तो मैं यहाँ पर अकेला पड़ जाऊंगा और मैं शहर आपके साथ नहीं आ सकता। वहां पर मुझे जमती नहीं है। शहर की हवा ही दुष्ट है बेटा। आप चाहिए तो चले जाइए, मैं इधर ही रहूंगा। आप बस अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ऐसा दोनों बेटे शहर चले जाते हैं। सीताराम अकेले अकेले उस गांव में ही रहता है। खाना खुद बनाकर खाने लगा। एक दिन उसका दोस्त मल्लन्ना उसके घर आता है। क्यों भाई सीताराम, आजकल क्या कर रहे हो? कुछ नहीं मल्लन्ना, घर में अकेले अकेले कुछ सोच नहीं रहा है। लगता है मैं अगर फिर से दूध का व्यापार शुरू करूं, अगर काम करूंगा तो अकेलापन महसूस नहीं होगा ना। ऐसा सोचते ही सीताराम और मल्लन्ना भैंस खरीदने के लिए मंडी चले जाते हैं। वहां पर सीताराम को एक भैंस पसंद आती है। पैसे देकर उसे घर लेके आता है। उसे घर के बाहर बांध लेता है। अगले दिन सीताराम दूध लेने के लिए भैंस के पास गया और दूध लेना शुरू किया। एक बाल्टी जल्दी ही भर गई। उसने दूसरी बाल्टी लगाई, वो भी भर गई। फिर तीसरी, 14 और देखते ही देखते 20 बाल्टियां भर जाते हैं। अरे ये क्या, ये कोई जादुई भैंस लग रही है। दूध रुकती ही नहीं है, दूध नदी की तरह बह रही है। ये बात तुरंत मल्लन्ना को बताना है। ऐसा सीताराम मल्लन्ना को सारी बात बताता है। देखते ही देखते ये बात सारे गांव और शहर तक पहुंच जाता है। सीताराम और उसके जादुई भैंस का इंटरव्यू लेने टीवी वाले भी आ जाते हैं। उस इंटरव्यू को सीताराम के दोनों बेटे टीवी में देख लेते हैं। श्रवण भैया, देखा तुमने, हमारे पिताजी का भैंस दूध की नदियां बहा रही है। अरे भुवन, सिर्फ दूध की नदी ही नहीं, पैसों का नदी भी बहेगा। चलो चलो, जल्दी हम गांव जाकर इसका फायदा उठाते हैं। ऐसा दोनों बेटे फिर से अपने बीवियों को लेकर गांव अपने पापा के पास आ जाते हैं। अरे बेटे, आप दोनों यहाँ पर? चलो, कोई बात नहीं है। उस जादुई भैंस को संभालना मेरी बस की बात नहीं है। भगवान का शुक्र है आप आ गए। अब ये सब तुम ही संभाल लो, मैं जरा आराम करूंगा। बस ड्राइवर बना शिक्षक। चंदू संसारपुर में रहता था। वो बहुत ही गुणी और नेक लड़का था। पढ़ाई लिखाई करने के बाद उसे कोई नौकरी नहीं मिली। उसके घर के हालात ठीक नहीं थे। उसके घर पे उसकी बूढ़ी माँ और बूढ़े पिता थे, लेकिन पढ़ाई में होशियार होने के कारण चंदू को हमेशा स्कॉलरशिप मिलती थी और उसने मैथमेटिक्स में एमए किया था। लेकिन कोई काम न मिलने के कारण उसे एक स्कूल में बस ड्राइवर की नौकरी करनी पड़ी। उसे अपने काम में कोई शर्म नहीं आती थी, लेकिन उस स्कूल में बहुत ही अमीर और घमंडी बच्चे पढ़ा करते थे। वे हमेशा चंदू का मजाक उड़ाया करते थे, क्योंकि गरीबी के कारण चंदू के कपड़े कभी फटे होते थे और कभी उसे चप्पल में ही आना पड़ता था। अरे बस ड्राइवर भैया, क्या बात है,
आज फिर फटी कमीज में आ गए हैं? अरे हमारा लिहाज तो कर लो। देखो देखो हम लोग कैसे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। हाँ हाँ भैया, कम से कम जूते तो पहन लो। चंदू उनकी बातों का बुरा नहीं मानता था और उनकी बातों को हंस के टाल दिया करता था। हाँ हाँ ठीक है बच्चों, मैं कल जूते पहन कर आ जाऊंगा और अच्छी कमीज भी पहनूंगा। और सुनाओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? अरे अरे देखो तो, हमसे कैसे पढ़ाई के लिए पूछ रहा है, जैसे कि हमें नहीं आएगा तो क्या ये हमें सिखाएगा कुछ? ड्राइवर कहीं का। एक दिन छुट्टी के समय चंदू ने देखा कि सभी बच्चे बहुत परेशान हैं और वो लोग आपस में बात कर रहे थे। अरे यार चिंटू, क्या करेंगे? परीक्षा नजदीक आने वाली है। मैथ वाले सर तो आ ही नहीं रहे और हमें तो मैथ का कुछ नहीं पता। हाँ हाँ पिंकू, हमारा भी काफी सिलेबस बाकी है, अब पता नहीं क्या होगा। हाँ हाँ, मुझे भी बहुत फिक्र हो रही है। इन सवालों के जवाब तो मेरे ट्यूशन वाले सर को भी नहीं पता। पता नहीं अब बोर्ड्स में क्या ही हाल होगा हमारा। बच्चों की ये बातें सुनकर चंदू बच्चों के पास गया और उसने बच्चों से कहा, बच्चों क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? अरे अरे ड्राइवर अंकल, रहने दो, तुम क्या मदद करोगे? तुम तो अपनी मदद नहीं कर सकते। देखो आज फिर तुम फटी कमीज में आ गए। बच्चों एक बार मुझे अपने सवाल बताओ तो सही, शायद मैं उन्हें हल कर लूं। उनमें से एक बच्चा चंदू की ओर अपनी कॉपी फेंकता है। देख लो, तुम भी तसल्ली कर लो। लेकिन थोड़ी ही देर में चंदू उस सवाल को हल करके बच्चों को वापस कर देता है। ये देखकर सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं और एक एक करके चंदू सभी सवालों का हल कर देता है। अरे ड्राइवर अंकल, आप तो बहुत होशियार निकले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे घर जाकर अपने माता पिता को ये बात बताते हैं और अगले दिन बच्चों के माता पिता स्कूल में आते हैं और स्कूल के प्रिंसिपल को सारी बात बताते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ड्राइवर चंदू को अपने पास बुलाकर कहते हैं, अरे भाई, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम्हें इतनी अच्छी मैथ आती है? भाई वाह, ये तो वही बात हुई, दिए तले अंधेरा। हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे पास इतने गुणी मैथ टीचर हैं। चंदू, कल से तुम बच्चों को मैथ पढ़ाओगे। और अगले ही दिन चंदू की कुर्सी बदल जाती है। वो बस ड्राइवर से एक मैथ का शिक्षक बन जाता है। सभी बच्चे और उनके माता पिता भी उसकी बहुत इज्जत करते हैं। लालची मटके वाला। ये कहानी बहुत साल पहले की थी। पहाड़गंज नाम का एक गांव था। उस गांव में शिवा और शालिनी करके पति पत्नी रहते थे। शिवा एक बहुत अच्छा कुम्हार था। वह तरह तरह के मिट्टी के बर्तन और घड़े बनाता था। साथ में शालिनी भी शिवा को मदद करती थी। एक दिन एक औरत आकर शिवा से बोली, भाई साहब, लगता है आप इधर नए नए मटके बेच रहे हैं। ये मटके तो दिखने में बहुत सुंदर हैं। कितना पड़ेगा एक? बहन जी, ये मटके सिर्फ दिखने के लिए ही नहीं, काम करने के लिए भी बहुत अच्छे हैं। एक बार इस्तेमाल करके तो देखिए। एक मटका 500 रुपए की है। इतने कम दाम में इस क्वालिटी का मटका आपको कहीं नहीं मिलेगा। वह औरत एक मटका खरीद के लेके जाती है। उसको वह मटका बहुत अच्छी लगती है और वह अपने सहेलियों को भी उसके बारे में बोली। देखते ही देखते शिवा के मटकियाँ और मिट्टी के बर्तन के बारे में सारे गांव में फैल जाती है और सारे लोग शिवा के दुकान पर ही आकर मटकियाँ खरीदने लगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। एक दिन शालिनी शिवा से बोली, अजी, हम हर रोज बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ बच नहीं रहा है। हम एक काम करेंगे, क्यों ना हम मिट्टी में कुछ मिलावट कर दें, उससे हमको मुनाफा ज्यादा होगा। शालिनी, ऐसा करेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा ना। कुछ नहीं पता चलेगा, और वैसे भी लोग क्या जानते हैं हम कौन सी मिट्टी मिला रहे हैं। शालिनी की बात सुनकर शिवा ने जंगल में जाकर कुछ गंदा मिट्टी लाता है और उसके अच्छे मिट्टी में मिला देता है। ऐसे ही मिट्टी मिलावट करके शिवा मटकियाँ तैयार करने लगा। उसका मुनाफा भी बढ़ता गया। व्यापार अच्छी चल रही थी। देखा जी, मैंने बोला ना, अब हमको मुनाफा ही मुनाफा है। एक दिन उसी गांव में एक औरत की तबीयत खराब हो जाती है
और उसे तुरंत अस्पताल लेके जाते हैं। कुछ ही दिनों में जो भी शिवा के पास मटकियां खरीदे वह सब लोग बीमार पड़ने लगे। ये बात जब गांव के मुखिया तक पहुंच गया, मुखिया जाकर शिवा से बोला, क्यों भाई शिवा, तुम्हारे मटकियों के बारे में मैं बहुत सुन रहा हूँ। सब लोग बीमार पड़ रहे हैं। डॉक्टर ने बोला ये सब मिट्टी की मिलावट से ही है। तुमको तुरंत इस गांव से निकलना होगा, नहीं तो तुमको पुलिस के हवाले कर देना पड़ेगा। अरे अरे नहीं नहीं सरपंच जी, मैं अभी इस गांव से चला जाऊंगा। शिवा घर जाकर सारी बात शालिनी से बोला। शालिनी शर्मिंदा होकर शिवा से क्षमा भी मांगती है, लेकिन सरपंच की बात सुनकर उस गांव से हमेशा के लिए चले जाते हैं। दूसरे गांव जाकर ईमानदारी के साथ मटकियों का व्यापार शुरू करते हैं।